तो अब देखते हैं आगे। पीछे हम पढ़े थे श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, उसी का एक दूसरा बचा हुआ था पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन, या उसी को बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम पढ़े थे दो तरह का होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, संधारित्रों के संयोजन में एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। तो दूसरा पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन, या जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम संयोजन और हिंदी में दूसरा उसका नाम है पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो सीरीज था उसमें क्या होता था, एक एंड से दूसरे एंड तक कंसेक्यूटिवली यानी कि लगातार जोड़ते हैं, एक छोर से दूसरे छोर तक। समांतर क्रम में क्या होगा कि सबका जितना भी कैपेसिटर आप कनेक्ट कीजिएगा, सबका जो इंड होगा वो सेम होता है, मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा था सबका स्टार्ट वहीं से होगा। ठीक है, और इंड हो रहा था सबका इंड वहीं होगा। ठीक है, तो जब आप दो या दो से अधिक संधारित्र को किसी दो निश्चित बिंदु के बीच में जोड़ देते हैं तो वही कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। When two or more capacitors are connected in a circuit in between two common points, यानी उसी दो पॉइंट के बीच में two common points is known as parallel combination। ठीक है, चलिए देखिए, ऐसा है, तीन का बना रहे जैसे कल सीरीज का बनाए थे। ठीक है, तीन बना रहे और तीन से ज्यादा जो इतना भी होगा सब इसी तरह का बनेगा। ये आप मान लीजिए दो कॉमन पॉइंट है, ए और बी, एक्स और वाई, पी और क्यू, जो भी समझ सकते हैं। ठीक, ये पहला संधारित्र है, कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटी C1। ये दूसरा जिसका कैपेसिटी C2। थोड़ा सा और बड़ा लिखते हैं, पहला जिसका C1। ठीक है, और दूसरा जिसका C2। ठीक है, और इसी तरह से तीसरा जिसका कैपेसिटी यानी कि धारिता जो है वो C3। ठीक है, ये सब जुड़ा हुआ है ए और बी के बीच में। इन सब को कनेक्ट किए हैं किसी ऐसे सर्किट में जिसका पोटेंशियल डिफरेंस भी, यानी किसी ऐसे विद्युत परिपथ में जिसका विभवांतर जो है वो किसके बराबर है, भी के बराबर। चल देख, जैसे इस सेल से कनेक्ट कीजिएगा क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज यहां से बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब यहां से निकला Q। चल देख, क्या आपको बताए थे कि जब तक वायर एक होगा, तार एक होगा, तब तक अगर आवेश है तो आवेश यानी चार्ज है तो चार्ज, और विद्युत धारा यानी करंट है तो करंट, इसका वैल्यू जो है वो बदलता नहीं, चेंज नहीं होता, क्योंकि वायर एक है। तो यहाँ तक तो Q ही आएगा, लेकिन यहाँ के बाद देखिए ये एक वायर जो है कितने वायर में अलग अलग हो गया, तीन अलग अलग वायर होगा, तीन कैपेसिटर है। तो ये टोटल चार्ज डिवाइड हो गया, मान लीजिए इसमें चला गया Q1, बट गया इसमें Q2 और इसमें Q3। अब यहां समझिए, इससे क्या आएगा Q1, इससे क्या आएगा Q2 और इससे क्या आएगा Q3। फिर यहाँ आके तीनों जो होगा वो सम हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा तो फिर से आगे जाने लगेगा कितना Q। होना ही यही चाहिए हमेशा कि जितना चार्ज एक तरफ से पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की तरफ निकल रहा, उतना ही चार्ज जो होना चाहिए वो नेगेटिव टर्मिनल पे वापस लौटेगा। यानी कि धनात्मक सिरे से जितना आवेश बाहर की तरफ निकलता है, ऋणात्मक सिरे पे उतना ही आवेश क्या होगा, लौटेगा। ठीक, तो Q निकला था, बीच में सिर्फ यहाँ पे तीन भाग में विभाजित हुआ, तीन अलग अलग पार्ट में, और फिर ये एक साथ हो जाएगा और फिर एक Q हो जाएगा। ठीक।
अब देखिए आपको क्या बताएं कि हमेशा क्या होता है, वैल्यू आपको उसी का निकालना है सीरीज या पैरेलल में, मतलब श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में, जिसका वैल्यू चेंज हो रहा। तो कल जब हम सीरीज बनाए थे तब भी सबका अलग अलग था, क्यू सबका सेम था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर जो था सबका अलग अलग था, और चार्ज यानी कि आवेश जो था वो सबका समान था। यहां समझिए क्यू जो है क्यू ही अलग अलग है, जबकि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होगा। क्यों होगा ये समझिए। पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, यानी दो बिंदु के बीच विभव का जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं? विभव। C1 पे आइए, C1 पे आइए तो C1 के लिए कौन सा बिंदु यूज कीजिएगा? ए और बी का पॉइंट, यही ए और बी यूज होगा। C2 के लिए भी ए और बी यूज होगा, और C3 के लिए भी ए और बी। जब पॉइंट हमेशा सेम है, बिंदु हमेशा समान है, तो विभवांतर अलग अलग हो जाएगा। हमेशा तो ए और बी में ही माइनस करना होगा, चाहे C1 को बनाए, C2 का बनाए, या किसका? C3 का बनाए। इस कारण से इसमें भी जो होता है वो सबका सेम है। तो C1 वाले का भी, C2 वाले का भी, और C3 वाले का भी। अब हमें करना यही है कि जो बदल रहा है उसका निकालना हमको। तो क्यू निकालना है, कल भी निकाले थे, अभी क्यू निकालना है। इसको लिखिएगा कैसे? मान लिया कि तीन अलग अलग संधारित्र जिसकी धारिता क्रमशः C1, C2, C3 किसी भी विभवांतर वाले विद्युत परिपथ में A तथा B, जो दो निश्चित बिंदु है A तथा B के बीच में समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, यानी कि जोड़ा गया। ठीक। Three different capacitors of capacity C1, C2 and C3 are connected in a circuit of potential difference V in between two common points A and B. ठीक। Due to line change करके लिखे, due to parallel combination their potential difference are same but total charge is divided among three different capacitor। तीन है तो तीन भाग में बटा, मतलब समांतर क्रम संयोजन के कारण से विभवांतर सबका समान है, भी सबका समान है, लेकिन जो कुल आवेश है वो बट रहा है कितने भाग में? तीन अलग अलग भाग में, क्योंकि तीन जोड़ रहे हैं तो तीन भाग में बटेगा। पांच जोड़ेंगे हम, C1, C2, C3, C4, C5, तो यही चार जो है वो बढ़ता कितने भाग में? पांच भाग में। तो यहाँ फिलहाल तीन का हम बना रहे हैं। चलिए तो समझिए, तो यहाँ से टोटल चार्ज जो हो जाएगा सर्किट का, यानी विद्युत परिपथ का कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3। बस अब इसी में हमको सिर्फ इतना का आंसर बनाना है, Q1 का, Q2 का, Q3 का और Q का। तो आइए सबसे पहला पे आते हैं कि C1 धारिता वाले संधारित्र के लिए आवेश कितना? Q1 है, यानी कि फॉर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू इट इज Q1। तो C1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई V। तो C1 इज इक्वल टू Q1। अब V तो सबका सेम है, तो C1 का हमको नहीं वैल्यू, हमको किसका चाहिए? Q1 का। तो Q1 निकालेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा? V इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 इंटू V। सिमिलरली करके Q2 निकालिएगा तो उसका क्या हो जाएगा? C2 इंटू V। फिर अगेन सिमिलरली करके, यानी पुनः इसी प्रकार करके Q3 निकालेंगे तो C3 इंटू V। इक्वेशन 4 हो गया। अब इसके बाद समझिए क्या होगा, एक बच गया टोटल चार्ज का वैल्यू, मतलब Q का वैल्यू। तब इक्विवेलेंट कैपेसिटी यानी कि समतुल्य धारिता को श्रेणी क्रम में हम CS से लिख रहे थे, जो पीछे बनाए थे, जबकि यहाँ पैरेलल होता है, इसका आंसर इसको लिखते हैं किससे? CP से। यानी कि तीनों का जोड़ के पूरे परिपथ का समतुल्य इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर CP हो तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू, यहाँ C1, C2, C3 जो लिख रहे हैं उसके बदले CP। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो वही भी। अब देखिए तो इक्वेशन फर्स्ट जो है इसमें आपके पास सबका वैल्यू है, Q का वैल्यू है, Q1 का वैल्यू है, Q2 का वैल्यू और Q3 का वैल्यू है। सबका वैल्यू निकाल लिए ही है। सबका वैल्यू क्या करना है आपको? उसमें रख देना, यानी कि समीकरण 2 का, 3 का, 4 का और 5 का सबका मान कहाँ रखना? एक में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में आप क्या कीजिए? सबका वैल्यू रख दीजिए सबका वैल्यू। सबका वैल्यू रखिएगा, तो रखिए तो देखिए क्या हो जाएगा। Q का कितना? CP इंटू V। Q1 का कितना? C1 इंटू V। Q2 का कितना? C2 इंटू V। और Q3 का कितना? C3 इंटू V।
ठीक है, Cp इंटू भी कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी कैंसिल, Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल कॉम्बिनेशन का, यानी समतुल्य धारिता का सूत्र समांतर क्रम संयोजन का, Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, चलो देखो अब आते हैं नोट पे। नोट का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब समांतर क्रम संयोजन होगा तो आवेश सबका अलग अलग होगा लेकिन विभवांतर सबका समान होगा, यानी कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज फ्लोइंग थ्रू ऑल द कैपेसिटर्स बट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर, यानी कि अलग अलग संधारित्र के लिए आवेश अलग अलग होता है जबकि विभवांतर सबका समान होता है। नोट का पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, ये जो भी बोले वो पहला था। दूसरा क्या होगा, समतुल्य धारिता का मान। समतुल्य धारिता का मान समांतर क्रम में अलग अलग संधारित्र की धारिता से अधिक होता है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होता है वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस जो अलग अलग कैपेसिटर का है उससे अधिक होगा। कहने का मतलब ऐसा हुआ सेकंड पॉइंट में कि Cp जो है वो ग्रेटर होगा C1 से, Cp ग्रेटर होगा C2 से और Cp ग्रेटर होगा C3 से। मतलब Cp बड़ा होगा C1 से, Cp बड़ा होगा C2 से, Cp बड़ा होगा C3 से। क्यों? यहाँ आप सीधा समझ सकते हैं, कुछ भी वैल्यू मानिए तो ये तीनों जुटेगा तब नहीं इसका आंसर बनेगा। ये तीनों का वैल्यू जोड़ेंगे तब इसका आंसर बन जाएगा। एक एक अगर ही रख लेते हैं हम तो एक जोड़ एक कितना, 3। इसका तो 3 नहीं होगा, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1। एक से बड़ा 3, एक से बड़ा 3, एक से बड़ा 3, क्योंकि तीनों कनेक्ट होके बनना है किसका आंसर, तीनों सम होके बनना है किसका आंसर, Cp का मान। इस कारण से Cp जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा C1 से भी, C2 से भी और C3 से भी। किस क्रम में, समांतर क्रम में। यही जब कल हम बनाए थे, पीछे बनाए थे श्रेणी क्रम वाला, तो उसमें 1y करके जोड़ते हैं तब वैल्यू छोटा होता है। Cs का ही वैल्यू C1 से भी छोटा, C2 से भी छोटा और C3 से भी छोटा। आप दूसरे तरह से ऐसा भी समझ सकते हैं कि जब आपको कैपेसिटी का वैल्यू इंक्रीज करना होगा, बढ़ाना होगा, धारिता का मान बढ़ाना होगा तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और धारिता के मान को कम करना होगा, डिक्रीज करना होगा, तब उसको किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि जो चार्ज का रेशियो होगा, यानी कि आवेश का अनुपात होगा अलग अलग के लिए, वो आंसर बनेगा, मतलब Q1:Q2:Q3 जो है वो बराबर होगा C1:C2:C3 के। मतलब आवेश का अनुपात अलग अलग संधारित्र के लिए जो बनेगा वो उसकी धारिता के अनुपात के बराबर होगा। ये द रेशियो ऑफ चार्ज फॉर डिफरेंट कैपेसिटर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस। मतलब Q1:Q2:Q3 इज इक्वल टू C1:C2:C3। क्यों ऐसा लिख रहे हैं हम, Q1 बनाएंगे हम तो C1 इंटू इसका बनाएंगे तो C1 भी लिखेंगे, इसका बनाएंगे तो C2 भी लिखेंगे और इसका बनाएंगे तो C3 भी, तो कैंसिल ना हो गया, क्या बचा, C1 C2 C3, C1:C2 C3। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हुआ। इसके आगे जो है वो क्या होगा, ये आप पढ़ ही लिए कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक, ये इतना हो गया आपका कौन सा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। इस पे फिगर का डिफरेंट तरह का, कई अलग अलग तरह का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जो आप कर चुके हैं कॉपी में, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है वो फिर से आपको करवा देंगे। ठीक, आगे अगले दिन देखते हैं। और 11th का जो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, बारह में भी और मोर में भी। ठीक है, मोर में फिलहाल जो है वो केवल हिंदी मीडियम का स्टार्ट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो 12 में ही पढ़ लेते हैं। 12 में जो टाइम है हिंदी मीडियम का वो एक 7 बजे से है और एक 9 बजे से। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले का, इंग्लिश मीडियम वाले का एक 11 बजे से है और एक 12 बजे से। ज़्यादातर लोग जो है वो रिजल्ट आने के बाद ही आते हैं CBSE में, इस कारण से अभी 11 बजे वाला शुरू किया गया।
आगे जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब बाकी जगह टाइम सेट करने के लिए एक जो है वो 12 बजे से क्लास होगा। आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का तीनों टाइम जो है वो मिल जाए, लगातार क्लास हो जाए। ठीक है, आगे करते हैं।